हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस और ईएसआईसी फार्मासिस्ट के मैराथन सीरीज में आज हम आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से ह्यूमन टिश्यू और आपके हीमेटोपोइटिस ब्लड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, टिश्यू मीन्स। तो टिश्यू का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा, जैसा कि आपको पता होगा ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज द टिश्यू, बट ये इसका इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगा। ठीक है, तो यदि हम इसका एग्जैक्ट आंसर की बात करें कि इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, तो इसका डेफिनेशन होगा आपका ग्रुप ऑफ द सेल हैविंग सिमिलर सेल। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो सेल्स हैं वो आपके सिमिलर होना चाहिए, उनका जो ओरिजिन है ये भी सिमिलर होना चाहिए और साथ ही साथ उनका फंक्शन भी सेम होना चाहिए। उनको हम बोलेंगे टिश्यू। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे नर्व सेल का जो ग्रुप है तो इसका ओरिजिन क्या होगा, नर्वस सेल है जैसे, तो इनका मेन काम क्या होगा, ये आपके नर्वस सिस्टम के पार्ट है। मतलब क्या है, न्यूरोनल एक्टिविटी इसका मेन फंक्शन होगा। सपोज ये सेल क्या है आपका, किडनी बना रहा है, तो पूरे सेल का एक ही काम रहेगा कि किडनी का काम क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन। तो जितने भी ग्रुप ऑफ द सेल्स हैं इनका एक ही काम होना चाहिए कि वो सब चीजें क्या बनाए, यूरिन का फॉर्मेशन करें। और सब चीज का ग्रुप जो रहेगा, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन सिमिलर ओरिजिन, तो ये इसका करेक्ट डेफिनेशन होने वाला है। तो ये पॉइंट जरूर उसमें मेंशन करना है कि उसका ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए। किडनी सेल है तो सभी किडनी का ही सेल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ सेल किडनी के लिए लिए, कुछ सेल आपके ब्रेन के लिए लिए और इन सब के ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू। ये गलत होगा। ठीक है, तो लीवर का सेल है तो सभी लीवर के सेल इसमें इंक्लूड होंगे और उन्हीं का ग्रुप को क्या बोला जाएगा, आपका टिश्यू। और सेम जैसे लीवर का काम क्या होता है, लीवर का फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म। मतलब ये पूरे ग्रुप ऑफ द सेल मिलके क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। सपोज ये किडनी का सेल का ग्रुप है, ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। और हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट क्या होता है, सेल। ठीक है, हमारा पूरा बॉडी किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। जिसमें भी लिविंग है, जिसको हम लिविंग किसको बोलेंगे, जिसके पास सेल है। जैसे हम क्या है, लिविंग है क्योंकि हमारे पास क्या है, सेल है। हमारा जो बेसिक यूनिट है ये क्या है, सेल है। ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो इसको हम लोग नॉन लिविंग बोलते हैं। तो इसको नॉन लिविंग क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये आपका क्या है, आइटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, इसके पास सेल नहीं है। तो ये कंडीशन याद रखना, जिसके पास सेल है वो लिविंग है। प्लांट भी क्या लिविंग है, बिल्कुल, क्योंकि प्लांट के पास क्या प्रेजेंट होता है, सेल प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया क्या लिविंग है, लिविंग है क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। तो जहां पर लाइफ है वहां पर सेल है, जहां पर सेल नहीं है उसमें लाइफ नहीं है। क्लियर। चलिए, अ ग्रुप ऑफ द सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। बस कंडीशन क्या है, ओरिजिन फंक्शन उसका सेम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका, टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर आल्सो नोन एज। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये किन टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। तो हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये दोनों किसका पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपने नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन इसको जरूर पढ़ा होगा। और नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है, ये आपका नर्व टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। और टिश्यू मतलब अभी मैंने बताया ये कोई ग्रुप ऑफ द सेल होगा, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, नर्व सेल। तो नर्व सेल का ग्रुप ही मिलके आपस में क्या बनाया होगा, आपका टिश्यू बनाया होगा। और टिश्यू आपस में मिलके आर्गन बनाए होंगे, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ नर्व सेल मिलके क्या बनाए होंगे, नर्वस टिश्यू बनाए होंगे। और इस टिश्यू का ही ग्रुप को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, आर्गन। मतलब यहीं से ब्रेन बना है और इसी नर्वस टिश्यू से स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा सी जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मसल टिश्यू की बात करूं तो हमारा जो मसल है ये मसल टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। वैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम से हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है, ये ब्रेन और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट एंड लोकोमोशन। ठीक है, जो हमारे बॉडी में जो लोकोमोशन हो रहा है, जो हम काम कर पा रहे हैं, तो ये सब किसके वजह से हो पा रहा है, तो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है ये आपका मस्कुलर टिश्यू के वजह से। हम में मसल में स्ट्रेंथ रहेगा तब तो हम किसी चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि मसल का मूवमेंट, ठीक है, मतलब हम जो चल फिर रहे हैं बहुत अच्छे से किसी चीज़ को कर पा रहे हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारा मस्कुलर टिश्यू। और इसी मस्कुलर टिश्यू से क्या मिलकर बना हुआ है, इसी से मिलकर बना हुआ है हमारा
मसल जो है। तो जिसका मसल अच्छे से स्ट्रांग रहेगा वो बहुत अच्छे से चीज़ों को करेगा, उसमें मूवमेंट अच्छा होगा, उसका लोकोमोशन अच्छा होगा। जिसका मसल वीक है वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर आएगा कि बॉडी का मूवमेंट या फिर लोकोमोशन में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? मस्कुलर टिश्यू का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबका एक बार फंक्शन को देख लेते हैं। ये जो डिफरेंट जो 4 टाइप के आपके टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू, ठीक है, देयर आर द 4 टाइप ऑफ द टिश्यू। फर्स्ट क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब इनका हम मेन फंक्शन समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका कनेक्टिव टिश्यू, ये एम्स में आया हुआ है, ठीक है, पटना या फिर रायपुर एम्स में अभी का जो रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया था कनेक्टिव टिश्यू का, कि कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है। तो ये आपका सपोर्ट करने का काम करता है, साथ ही साथ अटैचमेंट में भी काम करेगा। लाइक मैं बात करूं आपका बोन की बात करूं तो बोन भी किसका एग्जांपल होता है? कनेक्टिव टिश्यू, जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट को अटैचमेंट, जैसे टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, ये भी किसका, ये भी एग्जांपल होता है कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये अटैचमेंट करने का काम करेगा। बोन किसका एग्जांपल होता है? ये भी कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल होता है। पूरे बॉडी में जो बोन है ये हमें सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन करने का काम कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ आपका रेड ब्लड वाइट ब्लड सेल की हम बात करें, जो कि हमारा डिफेंस सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम है। स्टोरेज की बात करते हैं, लाइक आपका जो फैट वगैरह है, एडिपोज टिश्यू जो है, ये सब एग्जांपल होते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में, न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है क्या? आपका हीमोग्लोबिन, मतलब ब्लड। तो ब्लड हो गया, बोन हो गया, लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, कार्टिलेज हो गया, लिम्फ हो गया, ये सब एग्जाम्पल होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू का। मस्कुलर टिश्यू से, जिससे मसल मिलकर बना हुआ है हमारा मसल, और इसका काम क्या होता है? मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है। फिर बात करें हम लोग आपका एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? जो बाहरी कवरिंग होती है ना आपकी, ठीक है, आउटर कवरिंग बनाने का काम कौन करता है? एपिथेलियल। तो इसका पहला काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करने का काम करता है। इन्वायरमेंट के बीच में एक बैरियर का काम करेगा। हमारे स्किन का जो लेयर है वो किससे बना है? एपिथेलियल टिश्यू का। जिससे क्या होगा? आपका इन्वायरमेंट में जो आपके बैक्टीरिया वगैरह है इनसे हमको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। बात करते हैं सिक्रेशन का, जैसे हमारी स्किन से किसका सिक्रेशन होता है? स्वेट का सिक्रेशन होता है, तो ये भी इसका मेन फंक्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, हम ऑइंटमेंट वगैरह कुछ लगाते हैं, उससे मेडिसिन इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये भी इसका एग्जांपल होगा। एक्सक्रीशन की बात करते हैं, जब स्वेट का फॉर्मेशन होता है तो बहुत सारे टॉक्सिन रिलीज हो जाते हैं स्वेट के साथ, तो एक्सक्रीशन इसका काम हो गया। तो ये सब चीज़ें आपका इसके फंक्शन होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। नर्वस टिश्यू का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और नर्व का इम्पल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका नर्वस सिस्टम जो है। चलिए, तो मैंने आपको एक ब्रीफ में बता दिया पूरे टिश्यू के मेन फंक्शन को, ठीक है। तो जहां पर भी नर्व इम्पल्स न्यूरोट्रांसमीटर की बात चलेगा तो वहां पर आंसर आपका नर्वस टिश्यू हो जाएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम, और इसी से मिलकर बना हुआ है आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपका मेन हेड क्वार्टर है पूरे बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पूछ रहा है। सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर, जिसमें कोई लेयर ना हो। सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंगल लेयर, मतलब टिश्यू के बीच में सिंगल लेयर हो। एपिथेलियल का मतलब अभी मैंने बता दिया क्या होता है। ये सिंपल आपका एपिथेलियल का मतलब प्रोटेक्शन करने वाला, या फिर बोल सकते हैं कवरिंग करने वाला, ये आपका टिश्यू है, और टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ द सेल। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? तो ये जो कॉलमनार एपिथेलियल है, तो यहाँ पर जो सेल रहेगा ये कॉलम के जैसे शेप में रहेगा, ठीक है। तो कॉलम के जैसे शेप में आपका सेल रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रेटिफाइड, तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर होगा। यहाँ पर सेल का क्या होगा? मल्टीपल लेयर। जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके का यहाँ पर लेयर होगा। ग्रुप ऑफ सेल तो रहेंगे लेकिन एक लेयर में रहेंगे इस तरीके का, डिफरेंट मल्टीपल लेयर। तो जब लेयर की बात चलेगी, जहां पर स्ट्रेटिफाइड वर्ड आएगा, इसका मतलब मल्टीपल लेयर। इस तरीके से ग्रुप ऑफ सेल तो देखने को मिलेंगे, बट क्या रहेगा? आपका मल्टीपल लेयर होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। और सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंगल लेयर रहेगा, ठीक है, मतलब इसके ऊपर और कोई लेयर नहीं रहेगा। और कॉलमनार मतलब कॉलम शेप में रहेगा, कॉलम के जैसे शेप आपको नजर आ रहा है। अब इसी का अलग अलग नेम होता है, कहीं पर लिखा होगा आपको स्क्वेयर, ठीक है, स्क्वेयर शेप्ड का आपका एपिथेलियल, मतलब जो सेल रहेगा वो स्क्वेयर शेप का रहेगा, ठीक है। कहीं पर है क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्यूबाइडल एपिथेलियल का मतलब क्या होता है? क्यूबाइडल मतलब एक क्यूब शेप का रहेगा। ये जो सेल रहेगा वो कैसे रहेगा?
क्यूब शेप का, ठीक है। तो सेल का शेप के हिसाब से इसका नाम रखा गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर कॉलमनार मतलब कॉलम शेप का सेल रहेगा, और सिंपल मतलब सिंगल लेयर रहेगा। और यहीं पर यदि क्वेश्चन रहता स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, क्या रहता आपका स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब हो गया मल्टीपल लेयर, और यहां पर यदि मैं बोलूं आपका कॉलमनार, ठीक है, इसी बोलता कॉलमनार, तो कॉलम मतलब कॉलम के शेप में रहेगा जो सेल रहेगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इसको क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं हम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। जैसा कि आप इसके टाइप्स भी देख सकते हैं, सिंपल के स्क्वामस लिखा है। स्क्वामस मतलब स्क्वायर सेल का रहेगा, जो ग्रुप ऑफ सेल रहेगा ना ये क्या रहेगा? स्क्वायर शेप का रहेगा। क्यूबाइडल मतलब क्यूब के शेप में रहेगा जो ग्रुप ऑफ सेल रहेगा, ठीक है। कॉलमनार मतलब कॉलम के जैसे रहेगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर में रहेगा आपका। तो जो आपका ट्रांजिशनल जो आपके एपिथेलियल है ये आपके कंपाउंड का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट, which epithelial are the single layer of the flatted cell and located in the cell wall of the capillary। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंगल लेयर की बात कर रहा है। तो सिंगल लेयर मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो सिंगल लेयर में आपका सिंपल हो जाएगा, और क्या बोल रहा है आपका? लोकेटेड इन द सेल वॉल ऑफ द कैपिलरीज, मतलब जो कैपिलरीज हो गया और जो ब्लड वेसल हो गया, इसकी जो लाइनिंग होती है, ठीक है, जो ब्लड वेसल और कैपिलरीज की जो लाइनिंग है यहां पर प्रेजेंट होता है। आपको डायरेक्ट याद रखना है स्क्वामस एपिथेलियल। सिंपल मतलब सिंगल लेयर होगा, इस तरीके का यहां पर क्या होगा? सिंगल लेयर होगा, और उसका शेप कैसे रहेगा? ग्रुप ऑफ द सेल होगा, इसका शेप रहेगा स्क्वायर शेप का सेल रहेगा, और इसी से मिलकर बना हुआ है आपके ब्लड वेसल की जो लाइनिंग, ब्लड वेसल का जो लाइनिंग है या फिर जो कैपिलरीज का जो लाइनिंग है ये आपके सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल से बना हुआ है, और बिल्कुल ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड, ताकि ये लीक ना कर पाए, ठीक है। ये क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड। तो ये भी याद रखना कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जो ब्लड वेसल में प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपके टाइटली पैक्ड होते हैं। क्लियर हुआ? ताकि ब्लड आपको लीक ना कर पाए। तभी तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम में एक क्लोज्ड चैनल से चलते रहता है हमारा ब्लड जो है, ब्लड वेसल के थ्रू, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स भी आप देख सकते हैं। देखिए सिंपल क्यूबाइडल मतलब क्यूब के जैसे, सिंपल बोल रहा है मतलब सिंगल लेयर। यहाँ पर देखिए कॉलमनार बोल रहा है मतलब कॉलम के जैसे आपको नजर आ रहा होगा, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब कॉलम तो है लेकिन ये देखो यहाँ पर स्ट्रेट है, सीधा सीधा है, दिख रहा है आपको, लेकिन इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा जा रहा है, इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, बट शेप तो कॉलम है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट, एडिपोज टिश्यू इज द एग्जाम्पल ऑफ, आरआरबी का क्वेश्चन है रेलवे का कि एडिपोज टिश्यू किसका एग्जाम्पल होता है? तो एडिपोज भी आपके कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल होता है, और एडिपोज टिश्यू को क्या बोलते हैं? फैटी टिश्यू बोलते हैं, और यहीं पर ही आके फैट डिपोजिट होता है, और यहीं पर क्या बनता है? फैट सेल। और इसी फैट सेल में जितना भी आप फास्ट फूड खा रहे हैं, तो फास्ट फूड में जो आपके, ठीक है, फैट्स वगैरह हैं, तो ये सब जाके कहाँ पर डिपोजिट हो रहे हैं? एडिपोज टिश्यू में जाके डिपोजिट हो रहा है। जैसा मैं एक डायग्राम बनाऊं, तो ये हमारा स्किन का एपिडर्मिस लेयर जो कि सबसे आउटर लेयर है, उसके बाद आता है डर्मिस लेयर स्किन का, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका फैट मतलब एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू में क्या प्रेजेंट होगा? आपका फैट सेल प्रेजेंट होगा। एडिपोज टिश्यू में क्या प्रेजेंट होगा? फैट सेल। और फैट सेल ही किसको एब्जॉर्ब करता है? फैट के एब्जॉर्ब करता है। और इसके नीचे में आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मसल देखने को मिलेगा। इसके नीचे आपको मसल, और मसल के नीचे आपको बोन दिखाई देगा। तो इस तरीके का आपका स्किन का लेयर है, मतलब स्किन के डर्मिस लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है फैट जो है। और फैट का एक काम भी मैं आपको बता देता हूँ, ये इंसुलेशन का भी काम करता है। तो जो लोग ओवेज लोग रहते हैं उनको गर्मी बहुत जल्दी लगता है, और उनको ठंडी बहुत कम लगता है, क्योंकि ये जो फैट है ये इंसुलेशन का काम करता है, मतलब अंदर की गर्मी को बाहर आने नहीं देता है। तो ठंड के दिनों में उनको ठंडी कम लगती है, लेकिन जो दुबले पतले लोग हैं, जो थीन लोग हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है ठंडी के दिनों में। अब ठंडी का टाइम भी आ रहा है तो उनको बहुत फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। तो एडिपोज टिश्यू भी किसका एग्जाम्पल हो गया? कनेक्टिव टिश्यू का ही ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। जहां पर भी आपको देखिए एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे हम बोल रहे थे आपका एम्स में पूछा गया है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारा बोन है, बोन प्रोटेक्ट भी करता है और सपोर्ट भी करता है, ठीक है। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, पूरे बॉडी को सपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? स्केलेटल सिस्टम ही तो कर रहा है आपका। यहाँ पर रिब्स है जो आपके हार्ट हो गया, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्रेनियम बॉक्स है, ब्रेन बॉक्स
जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन कर रहा है। मतलब हमारे इंटरनल सेंसिटिव ऑर्गन को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? आपका बोन। तो बोन किसका एग्जाम्पल हो गया? कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो कनेक्ट करने का काम करते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन और पार्ट सिस्टम को। तो इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए। कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा बोन, ब्लड भी आ जाएगा इसी के एग्जाम्पल। एक आता है आपका लिम्फ, और आपका एक कार्टिलेज भी इसी के एग्जाम्पल आता है, कार्टिलेज। और फिर मैं बात करूं आपका टेंडन और लिगामेंट, आपने सुना होगा, ठीक है। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, टेंडन भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। और क्या आ जाएगा? ठीक है, तो ये सब चीज़ें। और अभी हमने डिस्कस किया एडिपोस टिश्यू जहाँ पर फैट डिपॉजिट होता है। तो इतना एग्जाम्पल आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? आपका कनेक्टिव टिश्यू का। ये सॉलिड नेचर का होगा और ये आपका लिक्विड नेचर का होगा कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये और लिम्फ जो है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ द रेड ब्लड सेल कार्पल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन। डायरेक्ट फैक्ट लेवल से मेनी टाइम आया हुआ क्वेश्चन है कि रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पान कितना होता है? तो इसका लाइफ स्पान होगा 120 डे। मेनी टाइम आया हुआ क्वेश्चन है कि 120 डे के बाद जो रेड ब्लड सेल है ये आपका कहाँ पर जाके ख़त्म हो जाएगा? ये ब्लड में जाके कभी ख़त्म नहीं होता, ये स्प्लीन में जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्लीन का ही क्या बोलते हैं आपका? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? तो स्प्लीन को बोलते हैं। 120 डे के बाद जो रेड ब्लड सेल है ये ब्लड में ख़त्म नहीं होगा, ये कहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा? स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होगा, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ द रेड ब्लड सेल। और स्प्लीन को ही और क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। जैसे ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर होता है वैसे स्प्लीन में ब्लड स्टोर होगा इमरजेंसी कंडीशन के लिए। तो ये 120 डे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, नेम ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर 10। यहाँ से आपसे क्लोटिंग फैक्टर से पूछा गया है कि फैक्टर नंबर 10 को हम क्या बोलेंगे? तो फैक्टर नंबर 10 को क्या बोलते हैं? आपका ईस्टवर्ड पावर फैक्टर। तो पूरे फैक्टर आपको जरूर याद होना चाहिए। पूरे 13 फैक्टर होते हैं, तो ये 13 फैक्टर के आपको नेम जरूर पता होने चाहिए। तो इसका फैक्टर 10 को क्या बोलते हैं? ईस्टवर्ड पावर फैक्टर। जैसा कि यहाँ पर आपका इमेज में दिख रहा होगा, ये चार्ट आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए। फर्स्ट होता है फाइब्रिनोजन, सेकेंड आपका प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड टिश्यू फैक्टर, फोर्थ कैल्शियम, फिफ्थ आपका लेबाइल फैक्टर हो गया, सिक्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सेवंथ आपका स्टेबल फैक्टर, एट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी की डिफिशियंसी हो गया तो क्या हो गया? हीमोफीलिया की प्रॉब्लम होती है। एग्जाम में मेनी टाइम आया हुआ है। फैक्टर 8 की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? हीमोफीलिया, जो कि रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इंग्लैंड की विक्टोरिया में ये देखने को मिला था, महारानी में। तो ये सब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंटिन्यू ब्लीडिंग होगा, ब्लड क्लोगुलेट नहीं कर पाएगा। 9 को भी याद रखो, 9 को बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर। ऐसे याद रखो, 9 बजे क्रिसमस पार्टी मनाते हैं, तो 9 फैक्टर क्या हो गया? क्रिसमस आपका। और 10 को बोलते हैं ईस्टवर्ड पावर फैक्टर। और 12 फैक्टर, 13 जो फैक्टर होता है इसको बोलते हैं हम लोग आपका फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। और जो 12 फैक्टर होता है इसको बोलते हैं हैजबैंड फैक्टर। तो एक बार जरूर रीड कीजिए इन सब चीज़ों को, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। फैक्टर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्टर 10 इंपॉर्टेंट है, फैक्टर 9 इंपॉर्टेंट है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर नंबर 9, ईस्टवर्ड पावर फैक्टर, फैक्टर नंबर 10 और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर नंबर 8। तो ये तीनों कम से कम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल कितना होना चाहिए ब्लड जो है? 5 to 6 लीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। एवरेज की मैं बात करूँ तो एवरेज 5 लीटर होना चाहिए। मेल में तो 5 to 6 लीटर, फीमेल में 4 to 5 लीटर होगा। आधा लीटर, हाफ लीटर कम होता है फीमेल में। अब इसके पीछे रीज़न ये भी है कि फीमेल में पर मंथ क्या चलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वहाँ पर ब्लीडिंग होने की वजह से कुछ कम होता है, इतना आपको याद रखना है। तो नॉर्मल बात करूँ एवरेज तो 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, जो कि आरआरबी का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल वाला। देखिए, यदि आप अपनी फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये बुक जरूर होना चाहिए। जीडीसी के साइट से आपके लिए बहुत ही यूजफुल बुक लॉन्च किया गया है, ठीक है। आपका फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स, नेम इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल फिंगर टिप्स है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको
ट्रिक एंड टेक्निक्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ आपको थ्योरी बुक मिलेंगी और इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव बुक भी ज़रूर लेना है। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो थ्योरी पोर्शन पढ़ के, थ्योरी वाले पार्ट से, और फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है। बस यही एक तरीका होता है एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। तो जीडीसी आपके साथ है, और जीडीसी में देखिए, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो बुक है ये कलरफुल बुक है, तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा। यहाँ पर चीज़ों को आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया गया है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया गया है, जो पढ़ने में आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। तो एक बार ज़रूर इन दोनों बुक को परचेज कीजिए और अपने प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि डायरेक्शन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, थ्योरी में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इन सब चीज़ को समराइज करके एक कंसाइज फॉर्म में जीडीसी आपके लिए ये दोनों बुक को लेके आया हुआ है। तो जरूर एक बार परचेज कीजिए, देखिए आपका मज़ा आ जाएगा इन दोनों बुक को पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका, द कंडीशन ऑफ द नॉर्मल एबनॉर्मल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, द कंडीशन ऑफ द एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ द रेड ब्लड सेल इन द ब्लड इज द डायग्नोस। मतलब बोल रहा है कि यदि रेड ब्लड सेल का लेवल यदि ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल से भी ज़्यादा हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है आपका रेड ब्लड सेल का। देखिए सबसे पहले हम लोग नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं रेड ब्लड सेल का, तो ये आपका 5 मिलियन होगा, या फिर बोल सकते हैं आपका 50 लाख होगा। ये नॉर्मल की मैं एवरेज की बात करूं, नॉर्मल वैल्यू ऑफ द रेड ब्लड सेल। यदि इसका लेवल यदि इस नॉर्मल से कम हो गया, ठीक है, इससे यदि ये डिक्रीज हो गया तो इसको बोला जाता है एनीमिया, और यदि ज़्यादा हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, यदि इंक्रीज हो गया इसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। और यदि पॉलीसाइथेमिया हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगा, ब्लड विस्कस हो जाएगा, और ब्लड विस्कस होगा तो ब्लड का फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है पेशेंट में। क्लियर हुआ। फीमेल में बात करूं तो फीमेल में इसका रेंज होने वाला है आपका 4.5 मिलियन, या फिर बोल सकते हैं 45 लाख के करीब प्रेजेंट होता है फीमेल में, ये फीमेल की बात करें तो। और मेल में प्रेजेंट होता है ये आपका 5 मिलियन 50 लाख के करीब होता है। तो इससे कम हो गया तो एनीमिया, इससे रेंज यदि बहुत कम हो गया मतलब एनीमिया बोलेंगे, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, और इससे ज़्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया। और पॉलीसाइथेमिया में प्रॉब्लम मैंने आपको क्या बताया, ब्लड विस्कस हो जाएगा, और ब्लड विस्कस होगा तो इसकी फ्लो प्रॉपर्टीज कम हो जाएगी, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट में। और क्या है ल्यूकेमिया, मतलब क्या होता है, ल्यूकेमिया कब बोला जाता है, जब एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का जब लेवल नॉर्मल से भी ज़्यादा हो जाए, इसी को बोलते हैं ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया को ही बोला जाता है ब्लड कैंसर। तो यही आपका क्या है, ब्लड कैंसर। हीमोफीलिया मैंने आपको बता दिया, हीमोफीलिया जो फैक्टर 8 की डिफिशियंसी की वजह से होता है, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और यदि हीमोफीलिया हो गया तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, ब्लीडिंग कंटिन्यू चलते रहेगा। चलिए तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द नॉर्मल पीएच पूछा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे मेनी टाइम्स पूछा गया है फार्मासिस्ट एग्जाम में कि ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होना चाहिए। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है 7.4, और 7.4 है मतलब इसका नेचर क्या हो जाएगा आपका, ये स्लाइटली एल्कालाइन नेचर। तो नेचर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो न्यूट्रल नहीं करना है, एल्कालाइन नेचर का है, स्लाइटली एल्कालाइन, क्योंकि 7 नहीं है। ब्लड का पीएच 7 होता तो न्यूट्रल होता है, लेकिन ब्लड का पीएच 7.4 होता है, मतलब स्लाइटली एल्कालाइन, बेसिक की तरफ जाएगा। तो ये इसका नेचर हो गया, और 7.4 आपको याद रखना है ब्लड का पीएच जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका लिगामेंट एंड टेंडन, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है आपका लिगामेंट एंड टेंडन। तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिगामेंट का काम क्या होता है, ये बोन को बोन से जोड़ने का काम करेगा, ये भी एग्जाम में पूछता है कि बोन को बोन से ज्वाइंट करने का काम लिगामेंट करेगा। और टेंडन का काम क्या होता है, ये बोन को मसल से ज्वाइंट करने का काम करेगा। तो एग्जाम में पूछता है लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करेगा, टेंडन बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, भूल जाओगे तो इसके लिए भी एक ट्रिक लिख देता हूं आपके लिए, बबली नाम से याद रखना। तो बी से बोन बोन, और ली से लिगामेंट, तो एक याद रख लो, दूसरा तो ऐसी याद हो जाएगा आपके लिए। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, कनेक्टिव टिश्यू का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द सेल लाइन ब्लड वेसल। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ था, कैपिलरी की लाइनिंग पूछा गया था कि ब्लड कैपिलरी में आपका
कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बट वहाँ पर कैपिलरी था और यहाँ पर ब्लड वेसल है कि जो ब्लड वेसल की जो लाइनिंग है, ये वाला लाइनिंग है, तो इस लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होता है आपका, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है आपका। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल आर द प्रेजेंट इन। ये सब चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मास्ट सेल, जैसा का पता होगा आपको। मास्ट सेल से क्या रिलीज होता है, मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है आपका। मैक्रोफेजेस ये इंगल्फ करने का काम करता है, फेगोसाइटिक एक्शन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को इंगल्फ करने का काम करता है मैक्रोफेजेस। फाइब्रोब्लास्ट, तो ये सब चीज़ें प्रेजेंट होते हैं आपके एरियोलर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, आपके एरियोलर, और एरियोलर भी आपका एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है, एरियोलर टिश्यू जो है, ठीक है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, एडिपोज टिश्यू में क्या स्टोर होता है, यहाँ पर फैट स्टोर होता है आपका, क्लियर। तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका एरियोलर सोल है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। यहाँ पर मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर ये सब प्रेजेंट होते हैं, और मास्ट सेल भी यहीं पर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द आरबीसी टू द होल ब्लड सेल। तो पूरा होल ब्लड सेल, जैसा मैं लिखूं, होल ब्लड सेल आ गया आपका, होल ब्लड, पूरा होल ब्लड और आपके आरबीसी, तो इनके रेशियो को क्या बोला जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा रहा है, ठीक है। इसका वॉल्यूम और नीचे में पूरा ब्लड का वॉल्यूम, ठीक है। तो इनके रेशियो को क्या बोला जाता है, इनको रेशियो को बोला जाता है हीमेटोक्रिट वैल्यू। तो हीमेटोक्रिट के वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रेड ब्लड सेल का रेशियो और होल ब्लड सेल का रेशियो। तो होल ब्लड में आपका प्लाज्मा भी इंक्लूड हो जाएगा, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगे। और इसमें आरबीसी का क्या वॉल्यूम है, इसी का जो रेशियो है आपका, इसी को क्या बोलते हैं, हीमेटोक्रिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपसे विच इज द नेम ऑफ द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन देन गिव रेड कलर एंड रेड कलर ब्लड वेसल बोल रहा है। मतलब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, तो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन क्या है, हीमोग्लोबिन। जहां पर ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन आपका प्रोटीन है, और हीम क्या है, हीम मतलब आयरन होता है, और इसी के वजह से ही ब्लड क्या है, रेड है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड का कलर रेड किसके वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ब्लड का जो रेड कलर है वो किसके वजह से होता है, क्योंकि उसके पास क्या है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड है। यदि मैं इसका नॉर्मल रेंज लिखूं आपके लिए, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन भी पूछता है इसका नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए। तो एक मैं एवरेज लिख देता हूं, 14 ग्राम पर डेसी लीटर। तो ये इसका एवरेज होता है हीमोग्लोबिन। फीमेल में 12 13 भी चलेगा, और मेल में बात करूं तो 15 16 17, ये इसका रेंज होने वाला है हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ ब्लड सैंपल इज टेकन फॉर द डीएनए टेस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जामिन्ड। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यदि फोरेंसिक टीम को ब्लड सैंपल कलेक्ट हो गया तो अब उसको डीएनए टेस्टिंग करना है, तो वो ब्लड का कौन से पार्ट को यूज करेगा। तो याद रखना, रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता, ये बात याद रखो कि रेड ब्लड के साथ न्यूक्लियस नहीं होता, ना तो प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, क्या, व्हाइट ब्लड सेल, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल के पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होगा। मतलब एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, जब फोरेंसिक ट्यूब को डीएनए टेस्टिंग करना है ब्लड सैंपल से, तो कौन सा पार्ट को यूज करेगा, ये व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल का ही नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है आपका, रेड ब्लड सेल। थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, व्हाइट ब्लड सेल में, और यहीं पर ही डीएनए देखने को मिलेगा। तो डीएनए टेस्टिंग में और इसको यूज किया जाता है व्हाइट ब्लड सेल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स फॉर्म फ्रॉम द विच टाइप ऑफ द सेल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। तो पहले तो यही समझ लीजिए कि जो ब्लड का सिंथेसिस होता है ये कहाँ कौन बनाता है, बोन मेरो। तो बोन मेरो में ही क्या बनता है, ब्लड सेल। क्वेश्चन पूछेगा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जैसे रेड ब्लड सेल हो गया, वाइट ब्लड सेल, और जो प्लेटलेट्स हैं
ये सब बनता कहाँ पर है, बोन मेरो। तो बोन मेरो में एक स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है आपका मेगेरो, ठीक है, मेगलोकेरियोसाइट। तो ये आपका प्रेजेंट होता है बोन मेरो में और इसी से क्या बनता है आपका प्लेटलेट्स बनता है, ठीक है। जैसे इसका काम होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को सेल तक ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। जो रेड ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है, यह हमारा इम्यूनिटी बनाता है, डिफेंस सिस्टम है आपका, जो भी बैक्टीरिया वायरस है इसको किल करने का काम करता है। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करने का काम करेगा। और इसका ओरिजिन कहाँ पर से होता है, बोन मेरो के आपका मेगलोकेरियोसाइट सेल से ये ओरिजिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक न्यू बर्न बेबी में बताऊं, न्यू बर्न बेबी में जिसमें बोन अभी डेवलप नहीं हुए प्रॉपर तरीके से, तो वहां पर ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है लीवर से। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट ब्लड सेल इज केपेबल ऑफ द फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक मतलब इंगल्फ करना, बैक्टीरिया वायरस या जो भी सेल डेब्रिस हैं, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, इसको ख़त्म करने का काम कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसिनोफिल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं बात करूँ आपका लिम्फोसाइट का, तो ये आपका टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इनका प्रोडक्शन करता है, ये सब चीज़ें हैं। बेसोफिल जैसे हिस्टामिन जिसमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है आपका बी, जो कि फेगोसाइटिक एक्शन करेगा। साथ ही साथ एक और भी हो सकता है आपका मोनोसाइट। तो मोनोसाइट का भी सेम काम होता है। मोनोसाइट भी क्या करता है, फेगोसाइटिक एक्शन होता है, जो आपका लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल का एग्जाम्पल होता है। लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल का एग्जाम्पल होता है मोनोसाइट, और मोनोसाइट का भी सेम काम होता है फेगोसाइटिक एक्शन। तो एक आपका मोनोसाइटिक सेल होता है, ये फेगोसाइटिक एक्शन होगा। साथ ही साथ इसिनोफिल का भी इसका सेम काम होता है आपका। देखिए जीडीसी में आपके ESIC फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। जीडीसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम को आज के टाइम पे निकालने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस डायरेक्शन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू डे वाइज आपके क्लासेस चल रही हैं, टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है। तो एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए क्लास को। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको 199 में ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। एक बार यदि आपकी जॉब लग गई तो समझ सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है समझिए, ताकि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा कैसे शॉर्ट टाइम पे अपने को की पॉइंट को पकड़ना है और उसी से अपना सिलेक्शन को लेके आना है। तो जीडीसी आपके साथ हैं, तो बिल्कुल जुड़िए जीडीसी के साथ। यहाँ पर देखिए आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर आप 25 सिर्फ रुपीस में आपको इतने सारे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो मेरा तो पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप ज्वाइन भी कीजिए क्लास, और साथ ही साथ ये सब टेस्ट का बेनिफिट लीजिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो अभी जैसे मैंने डिस्कस किया हुआ था कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, प्लेटलेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट मतलब क्या होता है, प्लेटलेट्स। जब भी कहीं बॉडी में कट लग जाए तो विद इन अ सेकेंड या फिर 2 से 3 मिनट के अंदर में ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, ताकि कंटिन्यू ब्लीडिंग ना हो, ब्लड को लॉस ना हो। तो इसके लिए प्लेटलेट्स अवेलेबल होता है हमारे बॉडी में, जो कि ब्लड को क्लॉट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, थ्रोम्बोसाइट इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं आपका इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज ए देन द एंटीबॉडी। तो देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों अपोजिट होता है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि ब्लड ग्रुप का किसी का ब्लड ग्रुप में ए है, तो ए है मतलब उसमें एंटीजन क्या प्रेजेंट होगा। देखिए ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है, आरबीसी के सरफेस पे जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा, आरबीसी के सरफेस पे जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा, सपोज आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। और लेकिन एंटीबॉडी इसका अपोजिट होगा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, मतलब आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होता। सपोज यहां पर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल बी, यदि इसका ब्लड ग्रुप बी है, तो कहने का मतलब है कि आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, देन द एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ए एंटीबॉडीज जो है। तो समझ में आया, एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, इसको आपको याद रखना है। एंटीजन ए रहेगा मतलब एंटीबॉडी बी रहेगा, एंटीबॉडी यदि आपका ए रहेगा
तो एंटीजन आपका बी रहेगा। इस तरीके से दोनों अपोजिट रहते हैं, ऐसा आपको याद रखना है, कभी एक नहीं हो सकता एंटीजन एंटीबॉडी जो है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है तो ये आपका ए हो जाएगा। ए बी वाले में दोनों आपके एंटीजन प्रेजेंट होते हैं तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता तो इसमें दोनों टाइप के एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ए बी वाले को यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, सबसे ब्लड ले सकता है ए बी ब्लड ग्रुप वाला, और ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ये सब को दे सकता है, ठीक है, लेकिन लेने का टाइम आएगा तो सिर्फ ओ से ही ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड सेल सीक्रेट एंटीबॉडी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सेल है जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लिम्फोसाइड ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि बी सेल यही करता है और बी सेल ही क्या करता है आगे चल के एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है, क्योंकि लिम्फोसाइड में टी लिम्फोसाइड बी लिम्फोसाइड, तो बी लिम्फोसाइड आगे चल के प्लाज्मा सेल और फिर आपका एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, प्लाज्मा में। तो इसका बी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एंटीबॉडी का सिक्रेशन और व्हाइट ब्लड सेल का कौन सा सेल करेगा, बी सेल, और बी सेल बनता कहाँ पर है, लिम्फोसाइड में, जो कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि लिम्फोसाइड को बी सेल टी सेल होता है आपका, जिसमें से जो बी लिम्फोसाइड होता है आपका यही प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी को, और यही रिकॉग्नाइज करता है किसको, फॉरेन एंटीजन को, और इसको किल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर, अभी हमने बात किया था यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, ओ को, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोलते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप को, तो ओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड कॉर्पस इज कॉल्ड इट, जो ब्लड फॉर्मेशन का प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका हीमोपोइसिस। तो हीमोपोइसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल, जो कौन बनाता है, बोन मेरो। हीमोलाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होना, सपोज किसी इन्फेक्शन की वजह से या कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से रेड ब्लड सेल ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। तो इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, क्लम्पिंग ऑफ सेल इज नोन एज, जब ब्लड के सेल्स आपस में क्लम्प कर जाते हैं, ठीक है, पता चला गलत ब्लड ग्रुप या ब्लड ग्रुप डिसमैच हो गया, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम्स आ गए पेशेंट में, तो जो एंटीजन एंटीबॉडी है ये दोनों क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, ब्लड क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उस पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसको क्लम्पिंग ऑफ ब्लड को क्या बोला जाता है, एग्लूटिनेशन। तभी जब किसी को ब्लड डोनेट किया जाता है या किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो ब्लड ग्रुप को टेस्टिंग जरूर किया जाता है, क्योंकि यदि मिस बैलेंस हो गया, ठीक है, चेक सही तरीके से नहीं किया ब्लड ग्रुप का, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होने के चांसेस होंगे और पेशेंट को तुरंत ही उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि डिसमैच हो गया, यदि ब्लड ग्रुप सही से नहीं मिल पाया है और पीछे पेशेंट को चढ़ा दिया ब्लड, तो इससे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसी, और ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी को क्या बोला जाता है, हीमोलाइसिस। और ये सब चीज़ें एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन होने की वजह से होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन या फिर क्लम्पिंग ऑफ द सेल। तो ये बहुत ही डेंजर कंडीशन होता है किसी भी पेशेंट के लिए। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज द कंपोज्ड ऑफ, तो हमारे ब्लड को 100% मान के चलिएगा तो हमारे ब्लड का 55% फ्लूइड पोर्शन से मिलकर बना हुआ है, और उस फ्लूइड पोर्शन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, और बाकी आपका 45% में रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं। तो मैक्सिमम पोर्शन किसका है, प्लाज्मा का है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि हमारे ब्लड का 55% प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है। अब प्लाज्मा में भी सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि प्लाज्मा में 90% वाटर है, बाकी 10% में आपके अदर सब्सटेंसेस लाइक आपका प्लाज्मा में आपका 90% तो वाटर हो गया, बाकी 10% में आपके प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में 55% तो प्लाज्मा ही कवर कर रहा है, बाकी आपका 41% रेड ब्लड सेल होता है और 4% ये सब चीज़ों को आपका व्हाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा कवर करता है आपका। नेक्स्ट, सीरम डिफर फ्रॉम प्लाज्मा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ब्लड और सीरम में क्या डिफरेंस है। तो ब्लड से यदि आप माइनस कर दो किसको, क्लोटिंग फैक्टर को आप माइनस कर दोगे तो जो बचेगा उसको बोलते हैं सीरम। तो सीरम का मतलब सिंपल से है, सीरम हम किसको बोलेंगे, जब ब्लड से किसको माइनस कर दो, किसको निकाल दो, क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर। अब क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है, लाइक आपका फाइब्रिनोजन, ये आपका क्या है, क्लोटिंग फैक्टर है। यदि आपने इसको निकाल दिया, ब्लड बोलो या फिर प्लाज्मा बोलो, तो प्लाज्मा से किसको माइनस कर दोगे, प्लाज्मा से निकाल दो क्लोटिंग फैक्टर को, तब उसको ब्लड नहीं बोल के फिर क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सीरम बोलते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द कलर ऑफ द लेबल यूज्ड टू डिनोट द ब्लड ग्रुप बी,
तो देखिए ब्लड ग्रुप को एक कलर से इंडिकेट किया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लड ग्रुप वाले को कौन से कलर से लेबल्ड से हम लोग इंडिकेट करते हैं, तो उनके लिए बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लड ग्रुप बी को पिंक कलर से डिनोट किया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप वाले के लिए ब्लू कलर होगा, ए वाले के लिए होता है, ए ब्लड ग्रुप वाले के लिए लेबल्ड क्या होता है, येलो कलर, बी वाले के लिए पिंक कलर होता है और ए बी के लिए व्हाइट कलर रखा गया है। तो ये सब लेबल्ड हैं ब्लड ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देयर इज नो डीएनए इन। तो डीएनए किसमें प्रेजेंट नहीं होता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो मेच्योर्ड आरबीसी होता है यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, तभी तो डीएनए टेस्टिंग में हम सिर्फ हमारे पास ब्लड में एक ही ऑप्शन बच जाता है, व्हाइट ब्लड सेल, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल के ही पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही डीएनए प्रेजेंट होता है। बाकी रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप ESIC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके ऐप जरूर होना चाहिए GDC। जो भी फार्मा का स्टूडेंट है उसके पास ये ऐप जरूर उसके मोबाइल पे होना चाहिए, GDC। अब इस GDC ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, पहला स्टेप तो यही हो गया कि इसको डाउनलोड करना है। सेकंड स्टेप में आपको एक वहाँ पर प्लस का साइन दिखाई दे रहा होगा, उस बटन को आपको क्या करना है, प्लस बटन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इंटर करना है बेच कोड, जो कि क्या होने वाला है, ESIC 23। जैसे ही आप इस बेच कोड को ऐड करेंगे आपको यहाँ से ऐड कर दिया जाएगा टेस्ट सीरीज में, और आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जुड़ सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में आपसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, एक फ्री मॉक टेस्ट होगा और इससे आपका प्रिपरेशन और भी बूस्ट हो जाएगा ESIC के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल पे हूँ। यहाँ पर आपको रैंक वगैरह सब आपको पता चल जाएगा और आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि हमको कितना और पढ़ना है, अभी किस लेवल पे आप खड़े हो ऑल इंडिया लेवल पे। तो ये बिल्कुल ये इस पर जाइए, ऐप पे डाउनलोड कीजिए और तुरंत ही जुड़िए बेस कोड को ऐड करने के बाद इस GDC ऐप के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ब्लड एंड ह्यूमन टिश्यू से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है, इनको ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।